हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वैसे भी हमें अपनी ज्योग्राफी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल। अब सब हमें पता है कि पृथ्वी में 3 चीज़ें मौजूद है। कौन कौन सी? आपको जलमंडल, एक भाग आपका क्या है? वायुमंडल, और एक भाग में दोस्तों आपका क्या है? स्थलमंडल। तो पृथ्वी में 3 चीज़ें मौजूद है। एक भाग में आपका स्थलमंडल है, एक भाग आपका क्या है? जलमंडल है, एक भाग हम मान सकते हैं आपका क्या है? वायुमंडल। लेकिन जहाँ पे वायुमंडल भी हो, जलमंडल भी हो और आपका वायुमंडल भी हो, स्थलमंडल भी हो, जलमंडल भी हो, वायुमंडल भी हो, उस भाग को, इस भाग को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। इसी भाग को हम क्या कहेंगे? जैव मंडल। अब जैव मंडल में ही दोस्तों क्या होता है? इसी मंडल में आपका क्या है? जीवन है। किस मंडल में? जैव मंडल में आपका क्या है? जीवन है। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से हम डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। वीडियो तक दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल है क्या? वायुमंडल स्वयं शब्द जो है ये अपना अर्थ प्रकट करता है, अर्थात मंडल शब्द से आशय है किसी भी वस्तु या चीज़ का संगठित रूप। तो वायु का क्या है? भंडार, अर्थात वायु का, वायुमंडल से आशय क्या है? वायु का भंडार। अगर इसको हम परिभाषा के तौर पर देखें तो पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर ये जो है इस क्या है? वायु है, अर्थात वायु का विस्तृत भंडार है। इसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का ये विस्तारित रूप है इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब इसी वायुमंडल में दोस्तों अनेक गैसें हैं। इसमें क्या है? अनेक गैसें। हमारे वायुमंडल में क्या है? अनेक गैसें। जो मुख्य रूप से जिस गैस की मात्रा अधिक है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है उसे कहते हैं नाइट्रोजन। दूसरी गैस नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का दोस्तों आपको याद रखना है 78.08% आपकी क्या है? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद इसी वायुमंडल में दोस्तों दूसरे नंबर पे जिस गैस की प्रधानता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग दोस्तों 20.93%। अगर अप्रोक्स में लिखें हम इसको, हम 21% भी कह सकते हैं। कितनी? 21% भी लिख सकते हैं। फिलहाल तीसरी जो गैस पाई जाती है वह है आपकी ऑर्गन। कौन सी है? ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस दोस्तों आपके 0.93%। इसके बाद अगली जो गैस है वह है आपकी CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में लगभग 0.03% है। और कुछ अन्य गैसें भी है। कुछ क्या है? अन्य गैसें भी है। अर्थात हमारे वायुमंडल में लगभग जो मुख्य रूप से जो गैसें पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में जिस गैस की प्रधानता है वह है आपकी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा लगभग 78.08% है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी क्या है? 20.93% है। फिर आपकी क्या है? ऑर्गन की दोस्तों क्या है? 0.93% है। फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 0.03%। अगर हम इन गैसों की बात करें तो इन गैसों का लगभग 99%, कितना? 99% दोस्तों आपकी पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से लगभग दोस्तों 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक इन गैसों का 99% भाग यहाँ तक पाया जाता है। बाकी 32 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इनकी मात्रा कम होती है। क्या होती है?
कम होती, माने 1% बिल्कुल नगण्य मात्रा में पाई जाती हैं गैसें। अब वायुमंडल में दोस्तों वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी, जैसे आपके क्या है जलवाष्प है, आपके क्या है जलवाष्प है, जलवाष्प के अलावा क्या है आपके धूलकण भी है। अब ये जलवाष्प और धूलकण जो है इनका लगभग 90% भाग आपका मात्र पृथ्वी की सतह से मात्र 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 90% जलवाष्प और धूलकण मात्र कितना है 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की जो गैसें हैं, हमारी वायुमंडल में जो गैसें हैं इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे जो पहली गैस है वह है आपकी क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तो यह इसकी है कि यह हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरी विशेषता क्या है नाइट्रोजन की कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में ना होती दोस्तों तो वस्तु या हम कह सकते हैं आग पे काबू पाना मुश्किल था। किस गैस की वजह से? नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। जबकि दूसरी गैस जो हमारी वायुमंडल में है वह आपकी क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक मुख्य गैस है क्योंकि ये सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है? प्राणदायिनी गैस है। क्या करते हैं पेड़ पौधे? क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? रिलीज कर लेते हैं। अब इस गैस की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह आग इसके अभाव में, किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में हम आग नहीं जला सकते। जबकि इसके विपरीत क्या था? नाइट्रोजन गैस जो थी वह वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती थी। जबकि ऑक्सीजन गैस क्या है? इसके अभाव में, अर्थात ऑक्सीजन ना होती तो वस्तुओं या ईंधन नहीं जला सकते। तीसरी जो गैस है वह है दोस्तों आपकी क्या है? ऑर्गन के बारे में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि यह गैस जो है वह क्या है? अक्रिय गैस है। अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय है तो आपको याद रखना है कि कौन सी गैस अक्रिय है? ऑर्गन गैस क्या है? अक्रिय है। चौथी जो गैस है वह आपकी है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या विशेषता है दोस्तों? सबसे पहली विशेषता यह है इसकी कि यह एक क्या है? भारी गैस है। कैसी गैस है? भारी गैस। भारी गैस होने के कारण पृथ्वी के सबसे निचले मंडल अर्थात क्षौमंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें को तो यह आने देती है, पृथ्वी तक पहुंचने देती है, लेकिन वापस नहीं जाने देती। कौन? CO2 गैस। CO2 गैस का क्या है कि ये पृथ्वी की जो किरणें हैं उनको तो यह आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो सबसे निचला मंडल है अर्थात क्षोभ मंडल, ये आपका क्या रहता है? इसका तापमान सदैव बढ़ा रहता है। किसके कारण? CO2 के कारण। दूसरी विशेषता क्या है कि CO2 गैस जो है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अर्थात अगर हम बात करें कि अगर CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है, CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाने चाहिए ताकि क्या करें? पेड़ पौधे क्या है? CO2 के क्या है? ऑब्जर्व करें और उसको किस में रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन में रिलीज कर देते हैं। फिर हमारी अगली गैस है ओजोन गैस। यद्यपि ओजोन गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में दोस्तों बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन यह मुख्य गैसों में आता है। किस में आता है? मुख्य गैसों में आता है। इसका कार्य क्या है? ओजोन गैस जो है वह दोस्तों जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें, ये मान लीजिए आपका क्या सूर्य है और सूर्य की जो परावैंगनी किरणें, कौन सी? परावैंगनी किरणों को यह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देता है। कौन? ओजोन गैस। ओजोन गैस का क्या कार्य है कि जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती है वह क्या कर लेता है कि पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देता है। अर्थात एक प्रकार से यहाँ पे अर्थात समताप मंडल में क्या करता है? इस मंडल में यह गैस पाई जाती है। अब इसी मंडल में यह क्या करता है? इस परावैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है अर्थात अवशोषित कर लेता है और उनको पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देता है। यदि सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए
जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य की यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कैंसर, चर्म रोग जैसे भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगर ओजोन गैस, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओजोन गैस या ओजोन परत को कैसे मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो जैसे दोस्तों दूध को हम किस में नापते हैं, लीटर में, चीनी को हम किलो में नापते हैं, उसी प्रकार ओजोन परत को हम किस में नापते हैं, तो डाप्सन इकाई। क्वेश्चन याद रखेंगे, डाप्सन इकाई। अब ओजोन परत को किस में नापते, डाप्सन इकाई में। एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन जो गैस है इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन गैस को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, सीएफसी। सीएफसी जो गैस है वह ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका कारण क्या है कि जो सीएफसी गैस है अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैस दोस्तों हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं अर्थात जो फ्रिज या जो एयर कंडीशनर है अर्थात एयर कंडीशनर, एसी, एयर कंडीशनर अर्थात एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे निकलने वाली जो सीएफसी गैस है वह वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो ये ओजोन गैस को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, अर्थात जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत है क्या हो रही है, पतली हो रही है, जिसके कारण हमारी ओजोन परत जो है पतली हो रही है और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। किसके कारण, अगर मान लीजिए सीएफसी गैस की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या करेगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाएगी। और ओजोन गैस क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। पतली होगी तो सीधी सी बात है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें वह क्या आ जाएगी, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। फिर जो हमारी मुख्य गैस है उसके बारे में हमने अध्ययन करा। नाइट्रोजन की क्या विशेषता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है और इसके अभाव में हम क्या है, ईंधन नहीं जला सकते। जबकि ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण यह पृथ्वी के सबसे निचले मंडल में पाई जाती है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि सूर्य की किरणों को तो यह आने देता लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्षोमंडल अर्थात पृथ्वी के अर्थात वायुमंडल का जो सबसे निचला मंडल है उसका तापमान बढ़ा रहता है। फिर ओजोन गैस यह है पृथ्वी का, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच या यह छन्नी की भांति कार्य करता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। अब ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समानता होगी वायुमंडल, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। अब जो विशेषता यहाँ पे होगी वही विशेषता यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि वायुमंडल में भिन्नता होने के कारण हमने इसको कई भागों में बांटा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि हम सबसे पहले जिस मंडल की बात करें, पृथ्वी की सतह से जो पहला मंडल आता है उसे कहते हैं दोस्तों हम क्षोभ मंडल। अब इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, विषुवत रेखा पे दोस्तों इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है मात्र 8 किलोमीटर। कितनी है, 8 किलोमीटर। इसका रीजन क्या है कि ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम होने का कारण क्या है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं हम विषुवत रेखा, या हम इसे कहते हैं विषुवतीय रेखा। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब सूर्य की किरणें सदैव क्या होती है, विषुवत रेखा पर सदैव सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सदैव सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बड़ा होता है। लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण यहाँ पे सदैव बर्फ पड़ी रहती है और यहाँ का तापमान सदैव कम रहता है। यही वजह है कि जो क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जबकि आपके ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, तापमान कम होने के कारण इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस मंडल में क्या क्या विशेषताएं होंगी, इस मंडल में क्षोभमंडल में क्या क्या विशेषताएं होंगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि इसमें प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रति
165 मीटर पर, कितना, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरी विशेषता दोस्तों याद रखना आपको कि जैसे बादलों का बनना, या हम कह सकते हैं वर्षा का होना, या आप कह सकते हैं बिजली का चमकना, या हम कह सकते हैं बादलों का गरजना। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वह आपकी क्षोभमंडल में होती है, अर्थात वर्षा का होना, बादलों का गरजना, या आपका बिजली का चमकना, आंधी तूफान, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपके क्या पक्षियां भी इसी मंडल में उड़ती हैं। किसमें, पक्षियां जो होती हैं वो इसी मंडल में उड़ती हैं। जबकि आपको ये बात और याद रखना कि हेलीकॉप्टर भी आपका इसी मंडल में उड़ता है, वायुयान नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर आपका इसी मंडल में उड़ता है। किस मंडल में, आपके क्षोभमंडल में क्या विशेषताएं हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो आपकी किस में होती है, क्षोभमंडल में। दूसरा, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। पक्षियां भी इसी मंडल में उड़ते हैं, आपका हेलीकॉप्टर भी इसी मंडल में उड़ता है। दूसरी विशेषता क्या है कि CO2 हमने पहले भी बताया कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह सब वायुमंडल का सबसे निचले मंडल में पाई जाती है। कौन सी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह इसी मंडल में पाई जाती है। अगली विशेषता इसकी एक है, बहुत ही खास विशेषता है, जो कि अब या इसके बाद एक मंडल और आता है जिसे कहते हैं हम दोस्तों समता मंडल, जिसे हम क्या कहेंगे, समता मंडल। अब समता मंडल और क्षोभमंडल को अलग करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति से क्या है, पवनें चलती है। इसी क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से क्या चलते, पवनें चलते, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, जेट स्ट्रीम। अगर कई बार क्वेश्चन बने कि निम्न में से किस मंडल में जेट स्ट्रीम पवनें चलती है, तो आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा के निकट आपकी क्या चलती है, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। अब इसके बाद 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक आपका क्या है, समता मंडल। इसे कहते हैं हम दोस्तों समता मंडल। इसका नाम समता मंडल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ का तापमान कुछ दूरी तक, अगर हम कुछ ऊंचाई तक, इसका तापमान क्या होता है, समान होता है। समान तापमान होने के कारण इसी मंडल में दोस्तों आपके क्या चलते हैं, वायुयान। इसी मंडल में दोस्तों आपके क्या चलते हैं, वायुयान चलते हैं। इस मंडल में क्या चलते हैं, वायुयान। कई बार क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्शता पाई जाती है, तो किस मंडल में, समता मंडल में। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस मंडल में तापमान आपका क्या रहता है, समान रहता है। मौसम संबंधी आपकी कोई घटना इस मंडल में नहीं होती है। जैसे क्षोभमंडल में आपकी मौसम संबंधी सारी घटनाएं हो रही थी, लेकिन समता मंडल में आपकी मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है। अब आपको याद रखना है कि 30 से 40 किलोमीटर के बीच में आपकी यहाँ पे लगभग दोस्तों आपका इसी मंडल में आपकी क्या है, ओजोन गैस। इसी मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है इसी मंडल में। अब होता क्या है कि इस मंडल में यहाँ तक तो दोस्तों तापमान आपका क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन अचानक यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण क्या है, तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या है कि जो सूर्य की किरणें, हमने पहले ही बताया कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें, पराबैंगनी जो किरणें हैं, यहाँ पे ओजोन परत क्या करता है, उसको छन्नी की भांति कार्य करता है। छन्नी की भांति अर्थात सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें उनको यहाँ पे अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इस मंडल में, समता मंडल में अचानक से तापमान में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो मंडल है 50 से इस मंडल को कहते हैं दोस्तों 50 से लेकर इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर। इस मंडल को कहते हैं दोस्तों आपका मध्य मंडल। इसको हम क्या कहेंगे, मध्य मंडल।
अब मध्य मंडल में क्या आपको क्या याद रखना है कि इसमें अचानक से, इस मंडल में अचानक से तापमान में गिरावट आ जाती है। किस मंडल में? मध्य मंडल। जहाँ पे दोस्तों आपका और समता मंडल में अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन मध्य मंडल में क्या होता है, अचानक से तापमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तापमान में कमी, तापमान में कमी, तापमान इतना गिर जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है मध्य मंडल की, कि मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है? उल्का संबंधित घटनाएं देखने को मिलती है। अब उल्का क्या होते हैं? उल्का जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये आपका क्या, सूर्य है, ये आपका क्या, सूर्य। सूर्य के बाद एक ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह सूर्य का क्या है, बुध। बुध के बाद क्या है, शुक्र। शुक्र के बाद क्या है आपकी, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या है दोस्तों, आपका मंगल। और मंगल के बाद आपका क्या है, बृहस्पति। फिलहाल हमें उल्का के बारे में जानने के लिए सिर्फ हमें इतने ही ग्रहों के बारे में पता करना है। याद रखना है कि दोस्तों मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को बीच में आपके क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, अर्थात छोटे छोटे ग्रह हैं। अब होता क्या है, सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ग्रह आपस में टकरा जाते हैं, और जब ये आपस में टकरा जाते हैं तो ये अपनी दिशा भटक जाते हैं। क्या है, अपनी दिशा भटक जाती है। अब मंगल ग्रह क्या करता है, जब ये दिशा भटकते हैं तो ये जब दिशा भटकते हैं तो मंगल ग्रह इनको अपनी ओर आकर्षण करता है। अब मंगल ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब जब मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो ये जो ग्रह है, अर्थात जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये फिर पृथ्वी अपनी ओर इनको क्या करता है, आकर्षण करता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये जब पिंड या उल्का, हम इसको क्या करते हैं, उल्का, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसके बाद एक हमारी एक और मंडल है जिसको हम कहेंगे आयन मंडल। आयन मंडल में दोस्तों आपकी क्या है, कॉस्मिक किरणें होती है। क्या होती है, कॉस्मिक किरणें। अब जब कॉस्मिक किरणें इनको क्या करती है, जला देती है। कॉस्मिक किरण इनको क्या करते हैं, जला देते हैं। जब कॉस्मिक किरण इनको जला देते हैं तो दोस्तों आपको कभी देखा होगा कि आसमान में जिनको हम क्या करते हैं, टूटता तारा, लेकिन तारे कभी टूटते नहीं है। तो यही क्या होती है, पिंड होती है। ये पिंडें जब जल जाती हैं तो ये अचानक से जब ये गर्म होके जब ये जल जाती है, जब ये आपके मध्य मंडल में आते हैं, मध्य मंडल क्या आपका ठंडा है, मध्य मंडल आपका क्या ठंडा है। जब कोई भी चीज़ गर्म होके एकदम से आपके ठंड में जाए या उसको ठंडे में रखे तो टूट जाता है। तो ये जब उल्का है, उल्का जब यहाँ से आपका दोस्तों कॉस्मिक किरणें जब इसको जला देती है तो ये आपके ठंडे मंडल में जब आते हैं तो ये टूट जाता है। तो जब ये टूट जाता है तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यह आपके मध्य मंडल, समता मंडल और क्षौमंडल अर्थात पृथ्वी की सतह तक भी पहुंच जाते हैं। जब ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड। लेकिन जब ये मध्य मंडल तक ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात आयन मंडल तक ही समाप्त हो जाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, उल्का कहेंगे। तब इनको क्या कहते हैं, उल्का। जिनको हम आसमान में भी देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये तारे टूट रहे हैं। क्या है, तारों का टूटना जिनको हम कहते हैं, वो एक्चुअली में तारे नहीं होते हैं, तारे टूटते नहीं, बल्कि क्या है, वो एक क्या है, उल्का है। क्या है, उल्का। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे एक मंडल और आता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक आपका एक मंडल है जिसे कहते हैं दोस्तों आयन मंडल, जिसे हम कहेंगे आयन मंडल। आयन मंडल में इसकी क्या विशेषता है, इस मंडल की क्या विशेषता है, आपको याद रखना है कि आयन मंडल में विद्युत आवेश पाए जाते हैं, विद्युत आवेश गुण पाए जाते हैं, और इन विद्युत आवेश गुणों को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब इन्हीं आयनों की गुणवत्ता होने के कारण, आयनिक मात्राओं के होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। फिर इसी में दोस्तों आपकी रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इसी मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। किस मंडल में, आयन मंडल में आपके क्या होते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इसी मंडल में आपके दोस्तों PSLV
PSLV अर्थात हम कहेंगे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट उपग्रह छोड़े जाएंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा इस मंडल में, बहुत क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन होता है कई बार कि ये आयन मंडल में आएगा या बहिर्मंडल में। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन यह पूछा जाए कि निम्न में से किस मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो आपका आंसर होगा उपग्रह किस में छोड़े जाते हैं उपग्रह, आपके आयन मंडल में। किस में छोड़े जाएंगे, आयन मंडल में, क्योंकि उपग्रह छोटे उपग्रह। और जो संचार उपग्रह अगर पूछा जाए कि संचार उपग्रह, क्वेश्चन बनेगा कि संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाएंगे, तो 640 के ऊपर जो मंडल पाया जाता है उसे कहते हैं बहिर्मंडल, उसे कहेंगे बहिर्मंडल। तो संचार उपग्रह किस मंडल में पाए जाते हैं या किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो संचार उपग्रह आपके बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, GSLV, जिसको हम क्या कहते हैं, GSLV। जबकि रेडियो तरंगे इसी मंडल में, यहाँ से जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह से रेडियो स्टेशन से कोई तरंगे, रेडियो की तरंगे छोड़ी जाए, रेडियो की तरंगे यहाँ से छोड़ी जाए, तो इस मंडल में अर्थात आयन मंडल में यह तरंगे पुनः वापस पृथ्वी के सबसे निचले मंडल अर्थात क्षोभ मंडल में विस्तारित हो जाते हैं। फिर इस मंडल की दूसरी विशेषता क्या है, इसी मंडल में आपके क्या है, PSLV अर्थात छोटे लघु उपग्रह छोड़े जाते हैं। इस मंडल में क्या हो जाते हैं, लघु उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसी मंडल में दोस्तों आपकी क्या है, कॉस्मिक किरणें जो उल्का पिंडों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। कॉस्मिक किरणें इसी मंडल में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें क्या है, स्पेस, इसमें क्या है देखो याद रखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इसी मंडल में क्या है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इसी मंडल में, किस मंडल में, आपके आयन मंडल में क्या है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। और इसी मंडल में एक और विशेषता है ध्रुवीय प्रकाश संबंधी घटना हमें इसी मंडल में देखने को मिलती है। अब ध्रुवीय प्रकाश होता है क्या है कि मान लीजिए जैसे पृथ्वी की सतह से सूर्य का जो भाग हम देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। अब प्रकाश मंडल में क्या होता है कि प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश मंडल है, ये पृथ्वी है, सॉरी ये आपका क्या सूर्य है। अब सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से कभी कभी परमाणु इतनी तीव्र गति से निकलते हैं कि वह सूर्य की जो आकर्षण शक्ति को भी हम पार कर लेते हैं, यानी कि सूर्य की कक्षा से वो भी क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और वो सीधे किस में प्रवेश कर लेते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश कर लेते हैं। अब जब अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो इसके दौरान ये किस में आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं। अब जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये सूर्य जो प्रवेश करते हैं तो जो धूल कण गैसों के साथ जब ये टकराते हैं तो इनसे निकलता है दोस्तों रंगीन प्रकाश। इनसे क्या, जब ये आपस में टकराते हैं तो इनसे निकलता है रंगीन प्रकाश, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकाश। अब पृथ्वी के ये उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में और आपके दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है। अब जब ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखे जाते हैं उनको कहते हैं हम ऑरोरा बोरियालिस। ध्रुवीय प्रकाश अगर हम इसको उत्तरी ध्रुव में देखेंगे, उत्तरी ध्रुव में जो देखा जाता है उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में जो देखा जाता है, जो ध्रुवीय प्रकाश देखा जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो इस मंडल की क्या क्या विशेषता है, रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होती है। PSLV उपग्रह अर्थात छोटे उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर इसी मंडल में है। ध्रुवीय प्रकाश संबंधी घटनाएं इसी मंडल में देखने को मिलती है और कॉस्मिक किरणें इसी मंडल में पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की विशेषता क्या है कि संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। बहिर्मंडल की ऊंचाई 640 से ऊपर, इसकी कोई निश्चित सीमा तय नहीं है कि 640 के ऊपर हाइट जितनी भी होगी वह क्या आपका बहिर्मंडल है। और इसी मंडल में आपकी क्या है, हल्की गैसें, जबकि भारी गैसें आपकी कहाँ थी, हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और आपके क्या हो गया, हल्की गैसें जो है वो आपके किस मंडल में, बहिर्मंडल में। जबकि भारी जो गैसें थी, भारी गैसें था CO2 आपके क्या सबसे निचले मंडल में। तो आज हमने वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करा। तो वायुमंडल में कितने परतें हैं, 5 परतें, क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
इसकी क्या क्या विशेषता है क्षौमंडल में। इसकी सबसे पहले हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए। लगभग इसकी ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे कितनी है 18 किलोमीटर। कारण हमने बताया कि तापमान ध्रुवों का तापमान कम होता है, जिसके कारण वहाँ की ऊंचाई क्षौमंडल की ऊंचाई कम होती है। फिर दूसरी विशेषता क्या है क्षौमंडल में कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घट जाता है। फिर हेलीकॉप्टर, बादलों का निर्माण होना या पक्षियों का उड़ना आपके इसी मंडल में होता है। जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, तूफान, आंधी, सब घटनाएं अर्थात मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपकी इसी मंडल में होती है। दूसरी विशेषता क्या है इस मंडल में कि क्षोभ सीमा अर्थात समताप जो मंडल है और आपका क्या है क्षोभमंडल। समताप मंडल क्षोभमंडल को जो भाग आपका अलग करता है उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। अब क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो इस मंडल की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन करा। फिर इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई के 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में कुछ दूरी तक तो तापमान समान रहता है और इसी मंडल में दोस्तों आपका मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है। समान तापमान होने के कारण इसी मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। फिर इसी मंडल के में लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती है। अब ओजोन गैस को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? सीएफसी गैस। कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस कहाँ से निकलती है? जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं या आपकी एसी होती है, वहाँ से जो सीएफसी जो गैस निकलती है वह वायुमंडल में प्रवेश करती है और ओजोन गैस को क्या कर रही है? नुकसान पहुँचा रही है। फिर इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में सिर्फ 1-2 विशेषताएं हैं। इसमें अचानक से तापमान में कमी आ जाती है। लगभग इसका तापमान कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान हो जाता है। फिर उल्का संबंधी घटनाएं यहीं पे होती है। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। आयनिक गुणों की प्रधानता होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। रेडियो की तरंगें यहाँ से परावर्तित होती है। छोटे उपग्रह यहीं छोड़े जाते हैं, कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं और इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यहीं पे है। कहाँ पे? आयन मंडल। इसके बाद जो आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल लगभग 640 किलोमीटर के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं और उसमें आपके क्या संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं जिसको हम जीएसएल भी कहते हैं। फिर इनमें हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे परतों को क्रमवाइज लिखें तो सबसे पहले कौन सी परत है आपकी, या सबसे पहले कौन सा मंडल है? क्षौमंडल। उसके बाद आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल।